बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। सभी तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज से हम चैप्टर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। इससे पहले हम कैलकुलस 1 और 2 में फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ते रहे हैं। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का मतलब ये है कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक हो और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक हो। यानी इस टाइप के जो भी फंक्शन होंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये हम फंक्शन पहले पढ़ते रहे हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल y। और इसमें खास बात यह है कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक वेरिएबल होता है, आपको पता है वो रियल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू रियल नंबर्स होती हैं, इसलिए एक वेरिएबल हमेशा लाइन पर वेरी करता है। इसी वजह से जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसमें आपके पास दो वेरिएबल होते हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स की वेरिएशन के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं जिसे आप एक्सेस कहते हैं, तो एक्स की वैल्यू उस लाइन पर ली जाती है, और वाई की वैल्यू वर्टिकल लाइन पर ली जाती है जिसे आप वाई एक्सेस कहते हैं। और इस फंक्शन को ज़ाहिर करने के आपने चार तरीके पहले पढ़ रखे हैं। एक अल्फाज से बयान करना वर्बली, दूसरा टेबल ऑफ वैल्यू से न्यूमेरिकली, तीसरा किसी फार्मूले से, और चौथा उसे ग्राफ बना के। यहाँ पर भी हम इस तरह से करेंगे। यहाँ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, इसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके एक से ज़्यादा होंगे। फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। तो अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, हम आम तौर पे उन दो को एक्स और वाई से जाहिर करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, और डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हम आम तौर पे जी का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अगर आपको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, हम उसको जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हों तो हम आमतौर पे एफ ऑफ एक्स वाई जी कह लेते हैं, और उसको हम डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई और जी। इस तरह से ये हमारा फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल है। अब आप ये देखिए, जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स था, इस रिलेशन में मतलब टोटल दो वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। दो वेरिएबल्स जो है ना, उनके लिए दो लाइनें चाहिए। हम इसका ग्राफ प्लेन में बनाते थे, एक्स की वेरिएशन एक्स एक्सिस पर, वाई की वेरिएशन वाई एक्सिस पर। जब आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं तो तीनों को अलग अलग वेरिएशन चाहिए। तो एक्स के लिए एक्स एक्सिस, वाई के लिए वाई एक्सिस, जी के लिए जी एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, इस रिलेशन में, ये रिलेशन है ना बेसिकली, इस रिलेशन में टोटल तीन वेरिएबल इन्वॉल्व है, दो इंडिपेंडेंट एक्स और एक डिपेंडेंट जी है। तो इसके ग्राफ के लिए आपको तीन इंडिपेंडेंट लाइनें चाहिए, और वो आप अभी पढ़ चुके हैं। हमने जो स्पेस में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, एक्स वाई और जी एक्सिस वाला, यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेस, उसमें हमारे पास तीन लाइनें थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में पाए जाते थे, और जी वर्टिकल प्लेन, जैसे जमीन की सतह, आप फर्श है आपका कमरे का, उसे आप एक्स वाई प्लेन कह लें। अब जो हाइट है उसको आप जी एक्सिस के अलॉन्ग ले लें तो वर्टिकल हो जाती है। तो इस तरह से जो आपने पीछे जो हमने स्पेस का थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, उसमें आप इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं, जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि हमारे पास ऑल टुगेदर स्पेस में तीन डायमेंशन है। लेकिन अगर आपके पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाए और एक चौथा आ गया, अब आपके पास टोटल चार वेरिएबल हो गए। चार वेरिएबल्स को हम स्केच नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास स्पेस में टोटल तीन डायरेक्शन है, चार लाइनें हम स्पेस में नहीं बना सकते। इस वजह से ये जो फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स है, इसका फुल ग्राफ नहीं बन सकता।
अलबत्ता हम इसे एक और ख़ास पैटर्न पर हम इसे ग्राफिकल स्टडी हम इसे ग्राफिकल स्टडी करेंगे, लेकिन वो हम इसको पार्शली स्टडी करेंगे। फुल फ्लैट ग्राफ हम उस तरह से इसका नहीं बना सकते, वो ये हम आगे देखेंगे। तो बहरहाल यहाँ तक ये बात हो गई कि आपको थोड़ा तारुफ करवा दिया कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स। और अगर आपके पास तीन से भी ज़्यादा वेरिएबल्स हो, मसलन जनरल फॉर्म क्या है, एन वेरिएबल्स होना। एन वेरिएबल्स के लिए फिर हम कहते हैं एफ इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4, और इस तरह से आप उसको x1 x2 और यूँ आप उसको चलाते जाएं, और ये n फिर आपके पास जितना भी हो, इस तरह से आप एक्स एन तक जा सकते हैं। ये आपका फंक्शन ऑफ एन जनरल फॉर्म बन गई है। इसमें आपके पास इधर आप चाहे वाई का ले, चाहे आप उसे जी करें, तो ये आपके पास जनरल फॉर्म है एन वेरिएबल्स। अब हम आते हैं इनकी डोमेन और रेंज पर। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा था कि इस फंक्शन का सिंगल वेरिएबल है इनपुट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसकी वेरिएशन लाइन पर होती है ना, इसकी डोमेन लाइन का हिस्सा होगी, और लाइन के जो सबसेट्स होगी ना, तो लाइन के सबसेट्स हमने पढ़ते हुए इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। और डिस्क्रीट फंक्शन होता है, आप सेट ऑफ इंटीजर्स भी ले सकते हैं, लेकिन हम आमतौर पे फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल में इंटरवल्स डोमेन में लेते हैं। इंटरवल और डिसजॉइंट इंटरवल, यानी दो इंटरवल्स की यूनियन आ जाए, या सिंगल इंटरवल, ओपन इंटरवल भी हो सकता है, क्लोज इंटरवल भी। अच्छा, जब हम यहाँ आते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में, यहाँ देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है, एक्स और वाई, और डिपेंडेंट जी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डोमेन आपको प्लेन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको दो वेरिएबल्स की वेरिएशन चाहिए, और दो वेरिएबल्स की वेरिएशन के लिए हमारे पास प्लेन होता है, जिनमें एक एक्स एक्सिस पे एक्स वेरी करेगा और वाई एक्सिस पर वाई वेरी करेगा। इट मीन कि जो भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, उसकी डोमेन क्या होगी, वो पार्ट ऑफ अ प्लेन होगी। तो प्लेनर पैच हो सकती है, वो रेक्टेंगल हो सकती है प्लेन के अंदर, वो सर्कुलर रीजन डिस्क हो सकती है, वो कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन वो होगा किसमें, प्लेन का हिस्सा होगा। वो हाफ प्लेन हो सकता है, वो प्लेन का क्वाड्रेंट हो सकता है, वो कोई भी पूरा प्लेन हो सकता है। बहरहाल ये है कि इस फंक्शन का जो डोमेन है, दैट विल बी पार्ट ऑफ अ प्लेन, सबसेट ऑफ अ प्लेन। और जब आप फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल लेते हैं, अब इसकी जो डोमेन है वही पूरी स्पेस है, यानी स्पेस का हिस्सा होगी। जैसे आप कोई सरफेस ले लें, आप कोई जैसे आप कमरा है, आप कमरे के अंदर मुख्तलिफ फर्ज के एक तरफ हीटर लगा हुआ है, और फिर टेम्परेचर वेरिएशन आएगी, हीटर के पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हीटर से दूर हटेगी तो टेम्परेचर वेरी करेगा, कम होता जाएगा। अब कमरे के जो डिफरेंट लोकेशन है, पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट की पोजीशन आपको तीन कोऑर्डिनेट से मिलेगी, और चौथा वेरिएबल टेम्परेचर हो गया। अब ये टेम्परेचर फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल हो जाता है। इस तरह से हवा के अंदर प्रेशर है, प्रेशर भी फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल हो जाएगा। तो यूँ आपके पास अब टोटल चार वेरिएबल हो गए, तो ज़ाहिर है चार वेरिएबल्स का ग्राफ हम उस तरह से नहीं बना सकते, लेकिन आप रियल लाइफ में विजुलाइज कर सकते हैं। आपको इस तरह के फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स तीन है स्पेस में। जैसे टेम्परेचर फंक्शन ऑफ स्पेस है, प्रेशर फंक्शन ऑफ स्पेस है, हवा चल रही है तो हवा भी स्पेस में मूव कर रही है, तो डिफरेंट हाइट्स पर या डिफरेंट लोकेशन पर उसकी वेलोसिटी मुख्तलिफ हो सकती है, तो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजिशन हो जाएगी। और पोजीशन जब उसकी स्पेस के अंदर पोजीशन के लिए तीन कोऑर्डिनेट चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, ये जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, इसकी एक एग्जांपल है, जैसे आपके पास रेक्टेंगल के एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो लेंथ एक वेरिएबल होगी, विड्थ दूसरा वेरिएबल होगी, लेंथ को वेरी करते जाओ, मुख्तलिफ आप लेंथ्स ले सकते हैं, इसमें विड्थ को आप वेरी करवा सकते हैं। बहरहाल आपके पास ये एक एरिया फंक्शन बन सकता है। और अगर आपने क्यूब का वॉल्यूम लेना हो, जैसे कमरे का वॉल्यूम है, तो उसमें लेंथ विड्थ और हाइट तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप लेंथ विड्थ हाइट में से किसी को भी वेरी करेंगे तो कमरे का वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है वो फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल है वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है। इसी तरह से आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेते हैं, तो उसमें सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर का रेडियस आ जाता है, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, उस रेडियस ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ सिलेंडर। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दी रियल लाइफ में ऐसे फंक्शंस की,
कि जो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा होते हैं। अब हम फॉर्मूले डेफिनेशन पे जाते हैं। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का ये रूल है that assigns to each ordered pair of real numbers xy in a set D a unique real number denoted by f of x। ये भी बात हो गई कि आपके पास जो डोमेन है वो उसको सेट D कह रहे हैं और डोमेन का हर मेंबर ऑर्डर्ड पेयर हो, क्योंकि अब ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, इसका जो इनपुट है वो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ये पॉइंट एंड प्लेन होगा। इस तरह से फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का जो इनपुट था एक्स है वो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होता था ना, पॉइंट ऑन लाइन होता था। तो जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है इसका जो इनपुट होगा ये इसके डोमेन के जो मेंबर्स होंगे वो पॉइंट एंड प्लेन होंगे। तो फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स है इसके डोमेन के मेंबर्स होंगे वो पॉइंट्स इन स्पेस होंगे। अब हम इसे कैसे लिखेंगे फिर, और जो एफ ऑफ एक्स वाई है ये उस एक्स वाई पर फंक्शन की वैल्यू है जिसे हमने यहाँ पर जी से ज़ाहिर किया था ना, तो जी वैल्यू आ गई इस पॉइंट पर। तो इस तरह से अब जो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन वो क्या है, फंक्शन बेसिकली क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ फंक्शन वैल्यूज होता है। इसलिए इसमें ये कह दिया दिस इज सेट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स वाई वेयर एक्स वाई ऑर्डर पेयर कम फ्रॉम डी, यानी डोमेन डी के हर मेंबर हर ऑर्डर पेयर पर एफ की वैल्यू कंप्यूट करते रहे, उन वैल्यूज का सेट बना लें। ये जो सेट है ये बेसिकली फंक्शन है, और ये सेट क्या कर रहा है, ये इस एक्स वाई पेयर को इस वैल्यू के साथ रिलेट कर, जो वैल्यू है वो रियल नंबर है और जो इनपुट है वो ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर को आप फंक्शन की वैल्यू के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें वो नीचे बता रहा है। उससे यहाँ पर है ये आपके पास एक्सेस है, ये वाई एक्सेस, ये रीजन क्या है, ये आपके डोमेन हो गया। जी वैल्यूज के लिए आपको अलग लाइन चाहिए, फर्स्ट के वर्टिकल लाइन होगी। अब आपने ये पॉइंट लिया, इस पर आप एफ के फार्मूले में ये पॉइंट के एक्स वाई डालेंगे, जो वैल्यू आएगा आप उसे एक्सेस पर लोकेट कर ले। इस तरह ये पॉइंट ले, इसके लिए ये वैल्यू आएगी। बहरहाल इस डोमेन के हर पॉइंट पर जी की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। आप एक तरह से फंक्शन जो आपको पता रिलेशन होता है, जो डोमेन के हर मेंबर को अपनी कोड में किसी किसी मेंबर से रिलेट करता है। यहाँ हमारी कोड में जो वो रियल लाइन है, ये जी एक्सेस क्या है, बेसिकली ये रियल लाइन है पूरी, इस पर जी की वैल्यू जी रियल वेरिएबल है और जो डोमेन है वो पार्ट ऑफ अ प्लेन है। ठीक है, तो जो इस डोमेन के हर पॉइंट को आप इधर रियल लाइन के ऊपर किसी न किसी नंबर से रिलेट कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या हुआ, फिर ये रिलेशन हो गया इन ऑर्डर्ड पेयर्स के और इस सेट लाइन पर पड़े रियल नंबर्स के दरमियान। ठीक है, तो ये बात होगी फंक्शन की डेफिनेशन की। अब आप एक एग्जांपल देख लें। बस ये मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, उसका ये फार्मूला है। ठीक है, अब वो कहता है आप इस फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करें 3 और 2 पर, और इसको डोमेन भी बताया, स्केच करें बल्कि डोमेन को। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 2 पर वैल्यू लेने का मतलब एक्स 3 है वाई 2 है, एक्स की जगह 3 लगा दें, वाई की जगह 2 लगा दें, यहाँ एक्सप्रेशन लगा के सिंप्लीफाई कर लें, ये आपका वैल्यू आ गई। अब रहा मसला डोमेन का। तो डोमेन में आप जानते हैं कि ये फंक्शन की डेफिनेशन में एक तो स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, एक डिवीजन इन्वॉल्व है। तो डिवीजन में आपका वेरिएबल एक्स आ रहा है ना, आप जानते हैं अगर डिवीजन बाई जीरो आ जाए तो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाता है, इसका मतलब है कि एक्स वन के बराबर नहीं हो सकता। दूसरा आप जानते हैं कि उसके रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो भी रियल नहीं रहता, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस वजह से आपके ये जो एक्सप्रेशन इनसाइड है स्क्वायर रूट के अंदर ये भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। फिर हमारे डोमेन पर क्या शर्तें हैं, डोमेन में वो तमाम ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिनके अंदर एक तो ये कि एक्स वन के बराबर ना हो, दूसरा ये कि एक्स प्लस वाई प्लस वन ये नेगेटिव ना हो, यानी नॉन नेगेटिव हो। इसलिए हमने यहाँ देखे तो डोमेन की डेफिनेशन क्या दिया है, दिस इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस वन इज नॉन नेगेटिव, और दूसरी बात एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। ये दोनों शर्तें इसमें लगा दी। अब हर वो ऑर्डर पेयर जो इन दोनों शरात को पूरे करेगा उस ऑर्डर पेयर पर हम एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, लिहाजा वो ऑर्डर पेयर इस एफ के डोमेन में शामिल होगा, इसके अलावा बाकी शामिल नहीं होंगे। अब हम ये डोमेन जो है क्योंकि ये ऑर्डर पेयर जब पॉइंट्स इन प्लेन है तब हम ये रीजन लोकेट करते हैं। आप जानते हैं जो इक्वालिटी होती है ना वो तो लाइन या कर्व को शो करती है ना, या सरफेस को शो करती है, लेकिन जो इनइक्वालिटी होती है वो रीजन को शो करती है पूरे इलाके को।
अब यहाँ पर हमारे पास ये सूरत हाल है ना। अब हम इस डोमेन को प्लेन, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर प्लेन में आते हैं, एक तो हमने यहाँ मैथमेटिकली देख लिया कि हम उसको वेरिएबल अलजेब्राइकली देख लिया। हम जब भी किसी पॉइंट पर ये वैल्यू लेने लगेंगे, हम उसके एक्स वाई वैल्यूज को इस इनइक्वालिटी में डाल के देख लें कि सेटिस्फाई होती है या नहीं, और उसको एक्स देख लें कि 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम वेरीफाई करके उस पर एफ की वैल्यू ले लेंगे। लेकिन अगर हम प्लेन के अंदर स्केच करना चाहें तो प्लेन का वो कौन सा रीजन है जिसके अंदर पड़े हुए हर पॉइंट पर हम एफ की वैल्यू ले सकते हैं, ये काम हम कैसे करेंगे? इसको उसने आपको वहाँ कहा कि इसको डोमेन को स्केच करें। दूसरे लफ्ज़ों में हमें डोमेन का वो रीजन आइडेंटिफाई करना है जिस रीजन के अंदर ये दोनों शर्तें पूरी होती है। तो इसके लिए ये है कि ये जो आपके पास इनइक्वालिटी है, इस यहाँ से आप इसमें देखें, इस इनइक्वालिटी में टोटल 2 वेरिएबल एक्स और वाई। आप इसमें से किसी एक को इंडिपेंडेंट कर लें, एक को डिपेंडेंट कर लें। तो वाई को डिपेंडेंट कर लें, एक्स को इंडिपेंडेंट कर लें। यहाँ से वाई एक की वैल्यू निकाल लें, वाई एक तरफ। अब पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर पेयर्स कौन कौन से, ठीक है। तो इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो वाई को इधर के रखा, एक्स प्लस 1 को दूसरी तरफ ले गया। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट्स इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हैं वो वाले हैं जिनका वाई कोऑर्डिनेट -x-1 से बड़ा या बराबर है। अब इनइक्वालिटी को स्केच करने का तरीका ये होता है कि पहले आप उसको इक्वलिटी बना के उसका ग्राफ बनाते हैं। इसका मतलब कि पहले हम y को -x-1 के बराबर करते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। जब हमने y को -x और -1 के बराबर किया, इसका ग्राफ बनाया, तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन की इक्वेशन है जिसको स्लोप -1 है। ये लाइन है जिसका स्लोप -1 है। तो यहाँ से आपके पास फिर इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या बनेगा? इसका वाई इंटरसेप्ट -1 है। इसको वाई एक्सिस को ये -1 पर क्रॉस करेगी। जिसका एक्स इंटरसेप्ट लेना हो तो वाई को 0 कर दें। एक्स इंटरसेप्ट भी इसका -1 आता है। इट मीन्स एक्स एक्सिस को -1 पर क्रॉस करेगी यहाँ पर, वाई एक्सिस को भी -1 पर क्रॉस करेगी। ये आ गया, ठीक है। और तो अब ये वो लाइन बनी वाई इज इक्वल टू -x-1, ये पूरी लाइन बनी, ठीक है। अब इसमें आप देखें तो हमारे पास शर्त ये है कि x1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहले हम देख रहे थे x1 होता कहाँ पे है। तो x इक्वल टू 1 अगर आप लें, x इक्वल टू 1 कौन सी लाइन बनती है? ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनेगी क्योंकि x फिक्स है। तो ये लाइन आपके पास ऐसी है जिसके ऊपर x1 के बराबर है। इसका मतलब ये है इस लाइन पर जितने भी पॉइंट पड़े हुए वो हमारे डोमेन में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इसका x1 के बराबर हमने वो लेने जिसमें x1 ना हो। ये पूरी लाइन आप इधर ये पूरी आप स्केच कर लें। अच्छा, अब ये तो इसकी बात होगी एक्स नॉट इक्वल टू 1 1। अभी इस ये जो रीजन था इनइक्वालिटी, तो अभी पूरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। मैंने आपको ये बताया था कि उन पॉइंट्स को ढूंढने के लिए पहले आप इक्वालिटी बना के इक्वेशन का ग्राफ बनाते, तो हमने ये बना लिया। अब हमें देखना है, हमें वो पॉइंट्स लेने जिन पर वाई इनसे बड़ा हो। ये जो आपने इक्वलिटी का ग्राफ बनाया है, इस इक्वलिटी ने इस पूरे प्लेन के पॉइंट्स को 3 हिस्सों में बांटा है। एक वो पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर आते हैं, एक वो पॉइंट जो लाइन के इस तरफ है इधर, दूसरे वो पॉइंट जो लाइन के इस तरफ है, ठीक है। ये नीचे वाले और ये ऊपर वाले और ये की लाइन के ऊपर, ये 3 जोन 3 हिस्सों में ये प्लेन पूरा बट गया है, ठीक है। इस लाइन ने, इस इक्वलिटी ने इस प्लेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक वो पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर आते हैं, एक सेट ऑफ पॉइंट जो लाइन के एक तरफ है, तीसरा सेट ऑफ पॉइंट जो लाइन के दूसरी तरफ। अब हमें इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए? हमारी इनइक्वालिटी हमें ये बता रही है, हमें वो पॉइंट्स चाहिए जिन पर या तो y इसका बराबर हो या y इससे बड़ा हो। और आप जानते हैं कि कुल 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो y -x-1 से बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा। जैसे इनइक्वालिटी में कुल 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इसी तरह से इस इक्वेशन ने भी प्लेन के पॉइंट्स को 3 हिस्सों में बांट दिया। तो हर जो पॉसिबिलिटी इधर वाली है वो इधर के एक हिस्से में आएगी, यानी ये y ग्रेटर देन -x-1, ये इन 3 हिस्सों में से किसी एक हिस्से पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक हिस्से पर y इक्वल टू -x-1 सेटिस्फाई होगा और तीसरे हिस्से पर y लेस देन -x-1 ये सेटिस्फाई होगा। यानी जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन ने जो प्लेन के पॉइंट्स के 3 सबसेट बना दिए हैं, इस तरह से यहाँ पर भी 3 सूरतें हैं, हर सूरत के अगेंस्ट यहाँ से एक सबसेट बनेगा
जो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ तक इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के बाद वो हमें पता है ये जो लाइन के ऊपर वाले पॉइंट है सिर्फ इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब मसला इनइक्वालिटी का कि वाई ग्रेटर देन इधर है, अगर इधर होगा तो लेस देन इस तरफ होगा, अगर वाई लेस देन इस तरफ है तो ग्रेटर देन दूसरी तरफ होगा। अब हमें ये पहचानना सिर्फ कि वाई ग्रेटर देन किस तरफ है इस लाइन के और वाई लेस देन किस तरफ है। तो उसके लिए आसान तरीका है कि आप इस लाइन से हट के कोई भी अपनी मर्जी का पॉइंट ले लें और उस पॉइंट को आप इसमें डाल के चेक कर लें कि वाई माइनस एक्स माइनस वन से बड़ा है या छोटा है। मसलन मैं आसानी का ये ओरिजिन ले लेता हूँ, ये ओरिजिन। अब ओरिजिन लाइन पर नहीं है ना, लाइन से हट के लेना, चाहे आप इधर ले लो चाहे आप इधर किसी भी तरफ ले सकते हैं। ओरिजिन की चॉइस इजी चॉइस है। अब ये एक्स भी जीरो वाई भी जीरो। अब अगर आपके पास एक तरफ वाई है और दूसरी तरफ आपके पास है माइनस एक्स माइनस वन, अब आप ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इन दोनों एक्सप्रेशन में डालें। मतलब आप वाई के ओरिजिन पर एक्स भी जीरो वाई भी जीरो। अब वाई की जगह मैं जीरो लगाऊंगा, एक्स की जगह जीरो लगाऊंगा तो ये माइनस वन आ जाएगा। अब आप देखो कौन सी साइड बड़ी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से पता चल रहा है कि जीरो बड़ा है माइनस वन से ना, जीरो माइनस वन से बड़ा है। अब ये जो एक पॉइंट है ये जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इस पॉइंट के साइड वाले सारे पॉइंट उसी को सेटिस्फाई करेंगे। यानी ओरिजिन पर ये जो वाई है ये माइनस एक्स माइनस वन से बड़ा है। इट मीन्स ओरिजिन वाली साइड के सारे पॉइंट्स, ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ये सब इन सब पर वाई बड़ा होगा, माइनस एक्स माइनस वन छोटा होगा। और जो अदर साइड के पॉइंट है इन पर वाई छोटा होगा, इनमें से कोई भी आप पॉइंट वाई छोटा होगा और माइनस एक्स माइनस वन बड़ा होगा। तो इट मीन्स ये वाला जो जोन है इसमें वाई छोटा है और माइनस एक्स माइनस वन बड़ा है, और जो ये वाला जोन है इस पर वाई बड़ा है और माइनस एक्स माइनस वन छोटा है। तो यूँ देखें हमने पूरे प्लेन के सारे पॉइंट्स को तीन हिस्सों में बांट लिए। एक वो ये जो लाइन है इसके ऊपर जो वाई है वो माइनस एक्स माइनस वन के बराबर है। अब आप अपनी इनक्वालिटी के हिसाब से पॉइंट्स ले लें। अब हमारी इनक्वालिटी ये कहती है कि हमें वो चेंज जहाँ पे वाई माइनस एक्स माइनस वन बड़ा या बराबर हो। इट मीन के लाइन के पॉइंट्स आएंगे और इस साइड वाले ये वाले सारे पॉइंट, इस साइड के जितने भी पॉइंट शेडेड रीजन है ये सारा हमारा आएगा जो इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से आपको ग्राफ इस प्लेन से ये पता चल गया आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डोमेन प्लेन का कौन सा हिस्सा बनता है। तो ये लाइन आगे जा रही है। तो एक तरह से जो पहली कंडीशन इनइक्वालिटी उसको सेटिस्फाई करने वाले ये सारे पॉइंट आगे साथ हमारे था एक्स वन के बराबर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि इसमें से हम ये एक्स इक्वल टू वन वाली ये लाइन निकाल देंगे। इस तरह से जो डोमेन है इसके दो हिस्सों में डोमेन बढ़ गई है। इस लाइन के लेफ्ट वाला जोन ये वाला आएगा और इस लाइन के राइट वाला जोन ये रीजन ये दो रीजन आते हैं, ये दोनों इस फंक्शन की डोमेन में शामिल है। ठीक है, इस तरह से आपको अब डोमेन स्केच करने मैंने बता दी। तो अब ये हुआ हमने उस डोमेन को सेट की शक्ल में भी आपको लिखना बता दिया कंडीशन लगा के इनइक्वालिटीज वाली, और मैंने आपको डोमेन को ग्राफिकली स्केच करना भी बता दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं हाँ जी, अब हम चलते हैं दूसरे फंक्शन पे। दूसरी एग्जांपल उसने आपको दी है, फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज एक्स लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ आप जानते हैं अब इसमें आपको लॉग इन्वॉल्व हो गया ना, और ये आपको पता है फंक्शन के अनडिफाइंड होने की तीन ही सूरतें होती हैं। या तो ये है कि कहीं पर डिवीजन बाय जीरो आ जाए, या रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, या लॉग के अंदर जो है ना जीरो या पॉजिटिव आ जाए। ये दो सूरतें उसने यहाँ आपको समझा दी। डिवीजन बाय जीरो वाला केस भी आ गया और उसके रूप के अंदर नेगेटिव नंबर वाली पॉसिबिलिटी भी आ गई, या उसने लॉग वाला फंक्शन दे दिया। अब लॉग के इनपुट क्या वाई स्क्वायर माइनस एक्स, इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन में वही पॉइंट्स एक्स वाई पेयर आ सकते हैं जिनके लिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स से आपका ये पॉजिटिव हो, क्योंकि लॉग जीरो भी एक्सेप्ट नहीं करता इनपुट के तौर पर। तो ये आपकी डोमेन बनती है। डोमेन के वो ऑर्डर पेयर होंगे जो इस शर्त को पूरा करते हैं। इसलिए हम इसकी जब डोमेन नीचे लिखते हैं हम लिखें दीज ऑल एक्स वाई सच दैट, ये देखें सच दैट वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये वाली।
पॉजिटिव। दूसरे लफ्ज़ों में एक्स को दूसरी तरफ ले जाए, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स या एक्स लेस देन वाई स्क्वायर, तो ये आपका उस डोमेन बन गया। अब आपने उस डोमेन को स्केच करना है, वही तरीका जो पहले बताया था। तो पहले आप इसको इक्वलिटी बनाएंगे, इक्वलिटी बना के स्केच करें। इक्वलिटी बनाते तो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाता है। इसे ग्राफ बनाते तो ये क्वाड्रेटिक एंड वाई है, तो ये एक्स एक्सिस को आउट खुलेगी और वाई स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और इसका वर्टेक्स जो ओरिजिन पर आएगा, तो ये ग्राफ आपको बनता है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर का। अब देखें तो इस कर्व ने भी इस प्लेन के पॉइंट्स को तीन हिस्सों में बांट दिया। एक वो हिस्सा जहाँ पर एक्स और वाई स्क्वायर आपस में बराबर है, एक वो हिस्सा जिसमें एक्स बड़ा होगा वाई स्क्वायर छोटा होगा, एक वो जिसमें एक्स छोटा होगा और वाई स्क्वायर बड़ा होगा। जहाँ पर बराबर है वो तो हम पता चल गया कर्व वाले पॉइंट है। बाकी है कि एक्स कहाँ पे बड़ा है और कहाँ पे छोटा है, उसके लिए हम कोई टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो कोई भी आप अपनी मर्जी का ले लें, मसला आप इधर से 1 0 ले लें, एक्स 1 और वाई 0। अब एक्स को 1 रखें, आपके पास एक तरफ एक्स है दूसरी तरफ वाई स्क्वायर है, एक्स और वाई स्क्वायर। आप पॉइंट ले लें एक्स 1 0, यानी टेस्ट पॉइंट ना, ये वाला पॉइंट, इसको आप कह लें ये 1 0 है। अब 1 0 जो है तो आप देखें जिधर पैराबोला खुल रहा है उस तरफ का पॉइंट है ना। एक्स अगर आप 1 रखें ये आ गया, वाई या 0 रखें तो वाई का स्क्वायर 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया। यहाँ देखें तो 1 0 से बड़ा है, इसका मतलब एक्स वाई स्क्वायर से बड़ा है। इट मीन कि जिस तरफ आपने पॉइंट लिया है ये वाला पॉइंट, इस तरफ एक्स बड़ा है वाई स्क्वायर से, तो आप इसे यूँ लिख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। तो अब जब इस तरफ बड़ा है, ऑटोमेटिकली जो दूसरी साइड होगी उधर छोटा हो जाएगा। इधर टेस्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक तरफ टेस्ट कर लिया, आपको दोनों तरफ का पता चल जाता है। इट मीन एक साइड पर एक्स इज लेस देन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये है इट मीन कि आपकी जो डोमेन है वो ये शेडेड रीजन है, और चूंकि इस लाइन के ऊपर एक्स वाई स्क्वायर के बराबर है, ऐसी सूरत में ये वाई स्क्वायर माइनस से 0 हो जाता है। 0 भी हम नहीं ले सकते, हमें इस तरफ पॉजिटिव चाहिए, इक्वलिटी नहीं चाहिए। इट मीन कि जो पैराबोला की कर्व है ये भी डोमेन में शामिल नहीं है, इसी वजह से उसने इस लाइन को डैश लाइन बनाया है। तो ये बाउंड्री तो है डोमेन की, लेकिन ये डोमेन के अंदर शामिल नहीं है। ऊपर वाले ग्राफ में देखें, उसने जो इक्वेशन बना के इक्वेशन का ग्राफ बनाया था, उसको सॉलिड लाइन बनाया है, ये जाहिर करने के लिए ये डोमेन का हिस्सा है। क्योंकि पिछले इस पार्ट ए में हमारे पास इक्वालिटी भी डोमेन में शामिल थी, इक्वालिटी वाली शर्त भी डोमेन में हिस्सा थी। ये देखें कि वाई इसके बराबर हो तभी वो डोमेन में शामिल है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर आपके पास पार्ट बी में इक्वलिटी वाला केस शामिल नहीं है, लिहाजा डोमेन जो होगी वो ये वाला जोन होगा, शेडेड जोन, जो इस पैराबोला की इस साइड का। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने इस जो पार्ट बी था इसकी डोमेन आइडेंटिफाई कर ली, डोमेन को सेट की शक्ल में भी लिख लिया है, और डोमेन को आपने ग्राफिकली स्केच भी कर लिया। तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डोमेन को स्केच करना आता हो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के डोमेन। तो अब इसकी वैल्यू भी उससे कहती है 3 2 पर फाइंड करें, तो वैल्यू आप यहाँ पर एफ ऑफ 3 2 एक्स 3 2 आप देखें किस तरफ आता है, एक्स 3 और वाई 2 देखो डोमेन में आता है या नहीं। वैसे तो आप यहाँ कंडीशन से भी देख सकते हैं, वाई 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक्स 3 है तो 3 छोटा 4 बड़ा, लिहाजा ये शर्त पूरी होती है। और यहाँ पर भी आप देखें एक्स 3 और वाई 4, एक्स 3 वाई 4 यहाँ स्केल नहीं बना हुआ, पर ये पॉइंट यहाँ ऊपर कहीं आएगा, एक्स 3 वाई 4 ना इस तरह बोलो कि बाहर ऊपर आएगा। तो वाई एक्स 3 वाई 2 पर जब आप लॉग की वैल्यू लेंगे, यानी 3 लॉग ऑफ 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 1, लॉग ऑफ 1 0 होता है, फिर 2 पर लॉग फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो बहरहाल ये वैल्यू भी कंप्यूट होगी। इसको उसने एक और रियल लाइफ एग्जांपल दिया आपको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की, वो ये विंड चिल इंडेक्स है। आपका जो सर्दी होती है, आमतौर पर हम सर्दी देखते हैं टेम्परेचर पर ना, कि टेम्परेचर कितना डाउन है, लेकिन आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर हवा चल रही हो साथ ठंडी, तो बेशक टेम्परेचर वही टेम्परेचर सेम हो, एक जगह ठंडी हवा भी चल रही, एक जगह हवा नहीं चल रही, जहाँ हवा चल रही वहाँ सर्दी महसूस ज़्यादा होगी। इसलिए लोगों ने फिर देखा कि सर्दी का एहसास जो है वो हवा के बढ़ने से ज़्यादा हो जाता है ना, तो सर्दी के एहसास को उन्होंने विंड चिल इंडेक्स का नाम दे दिया। इस तरह से आपके पास जो विंड चिल इंडेक्स है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी है और एयर स्पीड भी, वेलोसिटी भी है। अब जब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, उसके टेबल ऑफ वैल्यूज किस तरह से, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हो
y इक्वल टू ऑफ एक्स, आप जानते हैं उसका टेबल ऑफ वैल्यूज बनाने के लिए आपको सिर्फ दो कॉलम चाहिए होते हैं, एक तरफ x की वैल्यूज और दूसरी तरफ y की वैल्यूज, इधर x डालते जाते हैं इधर y डालते जाते हैं, टेबल ऑफ वैल्यूज बन जाता है। लेकिन जब आपके पास फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हो तो उसका टेबल ऑफ वैल्यूज कैसे बनाएंगे, इसलिए कि वहाँ उसमें आपका दो तो इनपुट है और एक आपका आउटपुट है। उसका तरीका ये होता है कि दोनों इनपुट वेरिएबल्स, एक वेरिएबल को आप पहले कॉलम में जाहिर कर दें, दूसरे वेरिएबल को आप टॉप पर पहले रो में जाहिर कर दें। बस ये वेलोसिटी है 5 किलोमीटर फी घंटा, 10 किलोमीटर, 15, 20, ये सारी वैल्यूज आ गई वेलोसिटी की 80 तक। इधर टेम्परेचर 5 डिग्री, 0, -5, -10, इस तरह से। अब इन बस ये चार है, ये चार फंक्शन की वैल्यू, विंड चिल इंडेक्स की वैल्यू। अब ये विंड चिल इंडेक्स 4 किस पर है, जब आपके पास वेलोसिटी 5 हो और टेम्परेचर 5 हो तो विंड चिल इंडेक्स की वैल्यू 4 है। ये 3 क्या बता रहा है, वेलोसिटी 10 हो और टेम्परेचर 5 हो तो ये विंड चिल इंडेक्स की वैल्यू है। इस तरह से ये अंदर टेबल में मैट्रिक्स फॉर्म में ये इंडेक्स की वैल्यूज है और आपके पास हेडर में रो के ये इस रो के स्टार्ट में ये हेडर जो है ये टेम्परेचर वैल्यूज है और टॉप पर ये कॉलम हेडर्स है, ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यूज है। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स अगर टेबल की शक्ल में जाहिर करना हो तो उसका तरीका ये है। अगर फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स होगा तो उसे हम टेबल की शक्ल में नहीं जाहिर कर सकते क्योंकि उसमें आपके पास टोटल 4 वेरिएबल हो जाएंगे। यहाँ पर हम कर सकते हैं एक वेरिएबल को इधर शो करें दूसरे को इधर और उनके आमने सामने फंक्शन की वैल्यूज है। मतलब में ये -9 है, -9 कहाँ पर, ये कौन सी वैल्यू है, ये टेम्परेचर जब -5 हो और वेलोसिटी 10 हो तो उस पर विंड चिल इंडेक्स ये वाला है। क्योंकि आप किसी भी इस रेंज की वेलोसिटी और इस रेंज के टेम्परेचर को चूज कर लें, आप उस टेम्परेचर वेलोसिटी पर इस टेबल की मदद से विंड चिल इंडेक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और आप एस्टिमेट भी कर सकते हैं। तो अच्छा यहाँ पर ये 30 पर, ये 40 पर शुरू कहता है, -25 का टेम्परेचर है और वो कहता है वेलोसिटी 35 है। तो ये 30 पर ये है और 40 पर ये है, तो आप 30 और 40 की एवरेज ले लो। तो एवरेज -40 और माइनस ये इन दोनों की एवरेज लेंगे, एवरेज लेने से आपके पास विंड चिल इंडेक्स की वैल्यू 35 पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको टेबल ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स को टेबल की शक्ल में कैसे जाहिर करते हो इसमें बता दिया। हम उसमें बता रहे हैं -5 डिग्री का टेम्परेचर है और 50 की रफ्तार है, तो बताएंगे जी एफ की वैल्यू क्या होगी। ये -5 ये खड़ा, माइनस टेम्परेचर इधर है, -5 के टेम्परेचर पर चले वेलोसिटी को मूव करते रहे, ऊपर देखो 50 की वेलोसिटी कहाँ पर, प्लस की वेलोसिटी ये खड़ी, तो ये -15 उसकी वैल्यू आ गई जब टेम्परेचर -5 हो और वेलोसिटी 50 हो। तो इस तरह से टेबल और वैल्यू से आप फंक्शन की वैल्यू रीड कर सकते हैं। ऐसे ही आप जानते हैं कि कई दफ़ा डाटा जो है वो आपके पास चले अभी ये टाइम खत्म हो रहा है तो दूसरा सेशन स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।